हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे इसकी परिभाषा क्या है, फिर परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे कि ये अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है, किस प्रकार की राशि होती है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं वो। फिर जो इसके प्रकार होते हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ने के बाद इसका सूत्र क्या होता है आवेश का। सूत्र के बाद हम पढ़ेंगे इसका मात्रक और अंत में हम पढ़ेंगे इसकी विमा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा। जो आवेश होता है वो किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो हम इसकी परिभाषा में लिखते हैं पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यह आवेश की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं कि आवेश जो होता है वो अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो जो आवेश होता है, वैद्युत आवेश होता है, वो एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है? वे राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए या डिनोट करने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता होती है। फिर इसके प्रकार की बात करें तो जो वैद्युत आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब बात करते हैं धनात्मक आवेश कब होता है और ऋणात्मक आवेश कब होता है। कभी कभी हमें बताया जाता है कि उदासीन भी एक प्रकार का आवेश होता है, लेकिन उदासीन आवेश नहीं होता है, वह पदार्थ की अवस्था होती है। ये दोनों आवेश के प्रकार होते हैं कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब धनात्मक आवेश कब होता है? यह दर्शाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस अवस्था में हम बताते हैं कि वह पदार्थ धनात्मक आवेशित है। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। यह दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या होती है। उससे पहले ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है किसी पदार्थ में तो जिसका मूल पदार्थ होगा उससे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और ऋणात्मक आवेश अगर किसी वस्तु पर है, इसका मतलब हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं। उस अवस्था में क्या होगा कि इसमें द्रव्यमान पहले यानी कि मूल पदार्थ से अधिक हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि इनमें ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस प्रकार से होती है। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसमें जो मूल अवस्था में अगर ये है, यानी कि इसकी वास्तविक अवस्था में अगर ये है, तो इसमें जितने धनात्मक आवेश होते हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश होते हैं। उस अवस्था में ये जो वस्तु होती है ये होती है उदासीन, यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश इसके जो ऋणात्मक आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर गया, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गया तो इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या बच गया? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यहाँ पे देख सकते हैं पहले तीन धनात्मक थे और तीन ऋणात्मक थे। अब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब उस अवस्था में क्या हो जाएगा? ये धनात्मक जो आवेश है इस पर ये ज़्यादा हो जाएगा। धनात्मक आवेश ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ पे ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकला है
इसकी कमी हो गई तो हमने क्या बताया इसको, धनात्मक आवेश कब हुआ, ये अब वस्तु क्या हो गई, ये धनात्मक। अब धनात्मक आवेश की अवस्था में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और द्रव्यमान कम कैसे हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान था, हालांकि बहुत कम होता है लेकिन होता तो है, और जब एक साथ कई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस अवस्था में द्रव्यमान में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने से द्रव्यमान भी कम हो गया। अब देखते हैं दूसरी स्थिति, ये धनात्मक आवेश 3 है, ऋणात्मक आवेश। अब मान लीजिए इनको बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, इस पदार्थ, ये इसकी मूल अवस्था है, इस अवस्था में ये क्या है, उदासीन। अब इसको बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ जाएगा। ये धनात्मक आवेश क्या होता है, ये होते हैं प्रोटॉन और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इस अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और वस्तु पर कैसा आवेश हो गया, ऋणात्मक ज्यादा हो गया, इसलिए वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित। तो ये देखिए जो ऋणात्मक आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमने अधिक दिया इसको बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और द्रव्यमान अधिक हो जाता है। द्रव्यमान अधिक क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो मूल पदार्थ था उससे भी ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान होता है उस मात्रा में इसमें द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, आवेश का। आवेश का सूत्र होता है Ne, यानी कि किसी भी पदार्थ पर कितना आवेश है वो हम प्रदर्शित करने के लिए Ne का प्रयोग करते हैं। N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये कैसे होती है, 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 चलता रहता है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो मान लीजिए हम किसी पदार्थ को एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। और कितना होगा, N का मान कितना हो गया 1, और E का मान कितना हो गया, E का मान होता है 1.6 10⁻⁻19। ये कूलाम में दर्शाते हैं। तो इसको Ne, N का मान कितना है 1, तो N को इससे गुणा किया तो ये कितना हो गया 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणात्मक, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पदार्थ में डाला जाए तो उसमें इतना आवेश आ जाता है, इतना ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो उसको इस सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं कितना आवेश आता है। अब बात करते हैं इसका मात्रक। तो कूलाम का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और इसकी विमा की अगर बात करें तो क्यों होता है, क्यों बराबर IT भी लिखते हैं। I होता है विद्युत धारा और T होता है समय। तो I को कैसे प्रदर्शित करते हैं, A, और T को T। तो इसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है। A क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा होती है वो, और T क्या है, टाइम। इसको अगर ऐसे डिनोट ना करके अगर ऐसे भी कर दें Q बराबर, तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं वहाँ पे एकांक समय में है, यानी कि T का मान 1 है एकांक समय में। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसका सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया था वो थे थेल्स। थेल्स कहाँ के थे, मिलेटस नामक निवासी थे। इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के पदार्थ लिए, उनको आपस में रगड़ा, और उन्होंने पाया कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है और फिर उस पदार्थ को अगर किसी अन्य पदार्थ के पास लेके जाए तो वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है। जैसे मान लीजिए कि आप कंघे को अपने बालों से रगड़ते हैं, फिर उसको टीवी के पास ले जाते हैं या फिर अपने बालों के ही पास लाते हैं, तो वह बालों को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए उन्होंने। अब बात करते हैं कि जो आवेश होता है उसके गुण क्या क्या होते हैं। गुण वैसे तो इसी में आ गए, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं।
अब बात करते हैं इसके गुणों की। तो गुणों में पहले तो क्वांटीकृत क्या होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। इसका मतलब होता है जो आवेश होता है वो एक या इसके मल्टीपल में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है या किसी वस्तु पर आवेश होता है तो उसे ऐसे परिभाषित किया जाता है Ne। N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। इसका मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता, 1.5 2.5 3.5 3.7 ऐसे नहीं हो सकता। इसका मान जो होगा वो 1 या 2 3 4 इस प्रकार से होता है, यानी कि आवेश क्वांटीकृत होता है। फिर बात करते हैं, यह एक अचर राशि होती है, ये पहला हो गया। अब बात करते हैं, यह एक अचर राशि होती है। आवेश जो होता है अचर राशि होती है। अचर राशि का मतलब क्या होता है, जो आवेश होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आवेश को मान लीजिए v वेग से गति कराते हैं तो उसमें उस स्थिति में क्या होगा, अगर आवेश v वेग से गति भी कर रहा है तो उस स्थिति में उसका मान चेंज नहीं होगा। अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है और अगर इसे गति करवाते हैं, काफ़ी तेज़ी से भी गति करवाते हैं, तो भी उस स्थिति में भी इस पर 1 कूलाम आवेश ही बना रहता है, यानी कि आवेश चेंज नहीं होता है। तीसरा हम देख चुके हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित होता है। वस्तु अगर धनावेशित होती है और एक ऋणावेशित होती है, धनावेशित होती है इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो द्रव्यमान भी कम होगा। और अगर वस्तु ऋणावेशित है उस स्थिति में द्रव्यमान अधिक होगा। अधिक क्यों होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। जैसे मान लीजिए कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाता है, ये कोई कांच की छड़ है, ये कोई रेशम का टुकड़ा है, ये लिख लेते हैं रेशम और ये कांच। इन दोनों को आपस में जब रगड़ा जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, जो कांच की छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है। ये जो छड़ है ये धनावेशित हो जाती है, ये ऋणावेशित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे चले गए। अब इससे निकलकर इस पे गए, इसका मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे धनावेशित हो गया। और यहाँ पे चले गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अधिकता होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऋणावेश ज्यादा हो गया, तो ये ऋणावेशित हो गई, ये धनावेशित हो गई। ये तो है स्थिति 1। अब स्थिति 2 देखते हैं। स्थिति 2 में क्या देखते हैं, एक ऊन की छड़ लेते हैं, ये एक ऊन का कपड़ा लेते हैं और दूसरी एक कांच की छड़ लेते हैं। इनको आपस में रगड़ा जाता है दोबारा से। अब इस स्थिति में रगड़ेंगे, उस स्थिति में जो कांच की छड़ होगी इसमें रोया से रगड़ रहे हैं, रोआ। इस स्थिति में क्या होगा, जो कांच की छड़ होगी वो तो होगी ऋणात्मक, और ये जो होगी ये रोआ की छड़ ये हो जाएगी धनात्मक। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो गए, इसका मतलब यहाँ पे जो ऋणावेश है ये अधिक मात्रा में हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए इसलिए ऋणावेशित हो गई। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए, धनावेशित अधिक हो गया इसलिए ये धनावेशित हो गई। ये स्थिति 2 हो गई। अब क्या करते हैं, इस छड़ को और इस छड़ को, इन दोनों को जब आपस में ले जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित। छड़ 1 और छड़ 2, इन दोनों को आपस में ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर ये रोआ की छड़ और इसको आपस में एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। क्यों,
क्योंकि दोनों पर समान आवेश है, इस पर भी धनात्मक, इस पर भी धनात्मक। इसी प्रकार से इसको और इसको आपस में एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कोई वस्तु है अगर धनावेशित है और दूसरी वस्तु भी धनावेशित है, उस स्थिति में ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक वस्तु धनावेशित है, एक ऋणावेशित है, ये करेंगे एक दूसरे को आकर्षित। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है? ये ऋणावेशित हो सकती है और ये धनावेशित हो सकती है, ये इस स्थिति में भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चौथी स्थिति बन सकती है दोनों ही ऋणात्मक आवेशित हों, तो इस स्थिति में ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो आवेश होते तो दो प्रकार से हैं, लेकिन इनका गुण होता है कि जो समान प्रकृति का आवेश होता है, धनात्मक धनात्मक को प्रतिकर्षित करेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक को प्रतिकर्षित करेगा। और जब विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी कि एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, इस स्थिति में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसके गुणों की व्याख्या कर चुके हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इससे संबंधित क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, सो अब हम पढ़ेंगे विद्युतदर्शी क्या होता है। विद्युतदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले कि विद्युतदर्शी क्या होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे ये काम क्या आता है। ये चीज देखने के बाद फिर इसकी रचना, यानी कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी संरचना बोल सकते हैं, रचना भी बोल सकते हैं। रचना देखने के बाद इसकी कार्यविधि देखेंगे कि यह कार्य किस प्रकार से करता है। ये चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है और क्या काम आता है। इन दोनों का उत्तर देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन की कमी और ये होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता से मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे कोई पदार्थ होता है, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, तो जैसे किसी वस्तु से इसको रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए और दूसरी वस्तु पर चले गए। ये दूसरी वस्तु है, इसमें भी इतना ही था। इस स्थिति में जो वास्तविक मूल स्थिति है उसमें क्या होता है, ये उदासीन होते हैं। लेकिन रगड़ने के बाद क्या होता है, इसमें मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें चले गए, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन हो गए ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब हो गया इसमें ऋणावेश हो गया ज़्यादा। ऋणावेश ज़्यादा होने से क्या हो गया, ये ऋणात्मक आवेशित हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई क्योंकि यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे सिर्फ 2 माइनस हैं और 3 प्लस हैं। इसका मतलब इसमें धनावेश ज़्यादा हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके कारण इस पर धनावेश आ गया। तो ये जो आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणावेश और धनावेश, ये परखने के लिए कि किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित भी है या नहीं, उसके लिए हम काम में लेते हैं विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी का मतलब होता है एक ऐसा उपकरण, अगर इसकी परिभाषा देखें तो ऐसा उपकरण या युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेशित या आवेशन का पता लगाया जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु आवेशित है या उदासीन है, उस चीज का पता लगाने के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कोई भी वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है, इस बात का यह पता नहीं लगाता। यह केवल इस बात का पता लगता है कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये एक कोई वस्तु है
अब इस पे अगर कोई आवेश है, चाहे वह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब मान लीजिए ये 3 कंडीशन है, एक में धनावेशित है, एक में ऋणावेशित है और एक उदासीन है। तो इस युक्ति के सहायता से हम बता सकते हैं कि वो या तो उदासीन है या फिर धनावेशित या ऋणावेशित है, लेकिन यह नहीं बता सकते कि कोई भी वस्तु धनात्मक है या ऋणात्मक आवेशित है। इस बात का इससे पता लगाया नहीं जा सकता। तो अब हम देखते हैं इसकी रचना, यानी कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। आप रचना बनाना सीख लीजिए, आपको परीक्षा में हेल्प होगी। सबसे पहले ऐसे बोतल सी बना लीजिए। ये कांच की बोतल होती है, ये कांच की बोतल होती है। इस पे एक कॉर्क लगा होता है। ये कॉर्क है, इसमें एक छड़ होती है। ये एल्यूमिनियम की छड़ मान लेते हैं। यहाँ पे 2 सोने की पत्तियां लगी होती हैं। अब बात आती है सोने की पत्तियां क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो सोने की पत्तियां होती हैं सोने की जो पत्तियां होती हैं वो सबसे अच्छा विद्युत सुचालक होते हैं। यानी कि सर्वाधिक अगर किसी वस्तु में या किसी मेटल में अगर विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है तो वो होती है सोने की पत्तियां। क्योंकि ये बहुत महंगी होती हैं इसलिए प्रायः सोने की पत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन हम इसमें लिख लेते हैं क्योंकि हमारी परीक्षा में जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इसका पूरा नाम होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ये होता है इसका पूरा नाम। तो यहाँ पे सोने की पत्तियां हो गई, ये हो गई एल्यूमिनियम की छड़, ये एल्यूमिनियम की छड़ हो गई, ये कॉर्क हो गया, ये विद्युत रोधी होता है, ये कांच का जार हो गया, ये कांच का जार हो गया। ये इसकी संरचना होती है, इसको बोलते हैं विद्युतदर्शी। ये विद्युतदर्शी का चित्र हो गया। स्वर्णपत्र, चूंकि यहाँ पर जो सोने की पत्तियां यूज कर रहे हैं इसलिए इसको स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बोला जाता है। तो ये इसकी संरचना या चित्र हो गया। अब अंतिम बात करते हैं इसकी कार्यविधि क्या होती है, यानी कि किस प्रकार से किसी भी वस्तु पर आवेश है या नहीं है उस बात का कैसे पता लगाया जाता है वो देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये कोई छड़ है, इस पे धनावेश है, ये धनावेशित छड़ है, इसको इससे स्पर्श करवाया जाता है, यानी कि इसके संपर्क में लाया जाता है एल्यूमिनियम की छड़ के। अब क्या होता है, एल्यूमिनियम की जो छड़ होती है ये चालक होती है, यानी कि इससे जो आवेश का प्रवाह होता है वो एक जगह से दूसरे स्थान पर होता है। तो यहाँ से जो ये धनावेश है इस वस्तु पर, ये चलकर इस प्रकार से चलता हुआ इन पत्तियों पर आ जाता है, इस प्रकार से। तो ये जैसे ये पत्तियां थी यहाँ पे नीचे की तरफ, ये तो यहाँ पर धनावेश आ गया, यहाँ पर भी धनावेश आ गया। तो अब क्या होगा, दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं। जितना ज़्यादा इन दोनों के मध्य अब गैप होगा, यानी कि ये जो दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हम बोलेंगे कि ये जो छड़ है इस पर आवेश उतनी ही मात्रा में अधिक है। आवेश की मात्रा जो है उतनी ही अधिक होती है जितना इन सोने की पत्तियों में फैलाव होता है। जितना ज़्यादा फैलाव, हम लिख सकते हैं फैलाव जितना ज़्यादा, तो जो वस्तु है वस्तु पर आवेश भी उतना ही ज़्यादा। तो ये सोने की पत्तियों में फैलाव क्या होगा, समान आवेश है इसलिए ये फैलती हैं, और जितना ज़्यादा फैलाव होगा हम कह देंगे कि वस्तु पर आवेश भी उतना ही है।
अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इस पे मान लेते हैं कि इस पे ऋणावेश है, ये धनात्मक आवेश था, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ऋणात्मक है, ऋणात्मक आवेश है, तो इससे चलता हुआ ये ऋणात्मक आवेश यहाँ पे चला जाता है, इन पत्तियों पर अब आ जाएगा ऋणात्मक आवेश। अब ये ऋणात्मक आवेश समान प्रकृति का है, इसलिए यहाँ पर भी वापस से प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण जितना ज़्यादा होगा यानी कि फैलाव जितना ज़्यादा होगा, कह देंगे कि इस वस्तु पर आवेश उतना ही अधिक होता है। ये जो हम देख रहे थे, दूरी जितनी ज़्यादा होगी, फैलाव जितना ज़्यादा होगा, हम कह देंगे वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उतना ही अधिक है। तीसरी कंडीशन है कि मान लेते हैं कि इस पर कोई आवेश है ही नहीं, कोई आवेश है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं जाएगा, कोई आवेश नहीं जाएगा, यहाँ से कोई आवेश नहीं जा रहा, इन दोनों में पत्तियों में कोई प्रतिकर्षण या आकर्षण कुछ भी नहीं होगा, तो जो पत्तियां हैं वो वैसे की वैसे बनी रहेंगी। इस अवस्था में हम बोलेंगे कि वस्तु जो है वो उदासीन है, यानी कि वस्तु पर आवेश नहीं है। तो हमने यहाँ तक देखा कि वस्तु में चाहे धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, इसमें फैलाव उत्पन्न होता है, उसके आधार पर हम बताते हैं कि वस्तु जो है वो आवेशित है, लेकिन इसमें यह नहीं बताता कि वस्तु जो होती है वो धनात्मक आवेशित है या ऋणात्मक आवेशित है। तो इस प्रकार से विद्युतदर्शी का जो कार्यविधि होती है वो होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी पहले पढ़ेंगे परिभाषा, फिर इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो पढ़ेंगे, फिर ये अदिश है या सदिश है वो पढ़ेंगे, फिर विद्युत फ्लक्स घनत्व या विद्युत फ्लक्स तीव्रता किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, फिर विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, उसकी स्थापना कैसे करते हैं वो देखेंगे, फिर विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वो पढ़ेंगे, और फिर अंत में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है ये रखी है किसी विद्युत क्षेत्र ई में। ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, ई से विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं, और ये है पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, या मान सकते हैं एस भी मान सकते हैं, वो हमारे पे निर्भर करता है। फिलहाल हम ए मान लेते हैं। तो ये कोई पृष्ठ है, लिख लेते हैं पृष्ठ है, और ये विद्युत क्षेत्र। तो इस पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वो इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स को दर्शाते कैसे हैं? जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इसको ई से दर्शाते हैं, वैसे विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई से। फाई अगर कहीं पे लिखा आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यह विद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है कि विद्युत फ्लक्स सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है, तो वो भी देख लेते हैं। विद्युत जो फ्लक्स को होता है वो अदिश राशि होती है। अब थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वेग और चाल की बात करें
तो वेग एक सदिश राशि होती है और चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है। वेग को अगर दर्शाएंगे तो हम एक निश्चित दिशा भी बताएंगे कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। चाल में क्या होता है, केवल उसकी स्पीड बताते हैं कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो ये होते हैं सदिश और अदिश राशि में अंतर। तो ये अदिश राशि होती है, इसका मतलब इसे दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बात करते हैं घनत्व या तीव्रता, यानी कि विद्युत फ्लक्स घनत्व या विद्युत फ्लक्स तीव्रता क्या होती है। तीव्रता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र में रखा है, कोई पृष्ठ S है या A है, इससे जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी उसकी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितनी कम बल रेखाएं गुजरेंगी उसकी विद्युत जो घनत्व होता है या तीव्रता होती है वो कम होती है। तो तीव्रता का मतलब क्या होता है, एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं, ये होती है घनत्व या तीव्रता। ये विद्युत फ्लक्स की घनत्व या तीव्रता क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ये ए क्षेत्र है, इसका कोई एकांक वो ले लेते हैं, एकांक क्षेत्रफल ले लेते हैं। अब इससे कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो उसकी विद्युत तीव्रता कहलाती है, विद्युत फ्लक्स की तीव्रता कहलाती है। उसके हम बात करते हैं कि इसकी सूत्र क्या होता है और उसकी स्थापना कैसे करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है इसका ए क्षेत्र है। अब ये इस तरीके से किसी एंगल पे रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ नहीं है, इस तरीके से रखा हुआ नहीं है, ये कोई ऐसे रखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो इसका जो दिशा होगी, एक ही दिशा क्षेत्रफल की, वो होगी इस प्रकार से। और जो विद्युत क्षेत्र जो गुजर रहा है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये कोई क्षेत्र है, ये ए हो गया, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र ई है ये गुजर रहा है, इसकी दिशा तो ये होगी ई और ए की दिशा ये होगी, इनके बीच में कोई कोण थीटा बन रहा है। तो फाई बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल गुणा कोस थीटा, यानी कि फाई बराबर क्या होगा, ई ए कोस थीटा। ये थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा बराबर है ए तथा ई के मध्य कोण। तो यहाँ पे थीटा कई बार कंफ्यूज कर देता है कि थीटा क्या है। विद्युत जो क्षेत्र है ई और जो क्षेत्रफल इसके अंदर रखा हुआ है ए, उनके मध्य कितना कोण बना हुआ है वो थीटा होता है। और जो इसकी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 0 है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है और बिल्कुल ये रखा हुआ है पृष्ठ इस प्रकार से, यानी कि इसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा होगी वो यही होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। तो इस दिशा में थीटा बराबर हो जाएगा 0 और कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1। तो फाई बराबर कितना हो जाता है ई, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। तो ये इसका अधिकतम मान होता है। तो विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान कब होता है, जब पृष्ठ बिल्कुल लंबवत रखी हो विद्युत क्षेत्र के। और ये देख भी सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं कि कोई पृष्ठ ऐसे है, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो ये अधिकतम जो बल रेखाएं हैं वो कब गुजरेंगी इससे, जब ये बिल्कुल सीधा होता है। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो उससे थोड़ी कम गुजरेंगी। तो थीटा बराबर 0 पे क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा और फाई बराबर ई हो जाएगा जो अधिकतम मान है। अब मान लेते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से जा रहा है। तो ये बिल्कुल, ये तो हो गया इस प्रकार से, क्षेत्रफल की दिशा तो इस प्रकार से हो गई और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से हो गई। तो दोनों के मध्य इस प्रकार से कोण बन जाएगा, इस प्रकार से, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। उस दिशा में क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो
तो फाई बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये ऐसे है और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, तो इसके अंदर से तो कुछ गुजरेगा ही नहीं, पृष्ठ तो ये है ना इसका, तो इससे तो कुछ गुजर ही नहीं रहा, तो ये फिर इस प्रकार से निकल जाएगा, यानी कि इससे कुछ गुजरेगा ही नहीं। तो ये इसका न्यूनतम मान बता सकते हैं। अब विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो कुछ भी हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब धनात्मक कब होगा? जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा उस दिशा में तो ये आएगा धनात्मक, और जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उस दिशा में आएगा ऋणात्मक, और थीटा के बराबर अगर 90 डिग्री है तो फिर ये 0 आ ही गया। अब इसकी मात्रक की बात करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है nm स्क्वायर c माइनस 1, nm स्क्वायर c माइनस 1। इसको अलग से लिख लेते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो होगा nm स्क्वायर c माइनस 1। n क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम माइनस 1। इसको फॉर्मूले को देख सकते हैं कि फाई बराबर क्या हुआ E और E बराबर क्या होता है F अपॉन Q। तो F का क्या होगा? न्यूटन, और A क्या है? मीटर स्क्वायर, और Q क्या है? आवेश C माइनस 1। तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि फाई बराबर EA, और फिर इसको तोड़ लेते हैं F अपॉन Q। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो इज ये हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया। तो F को तो ये फोर्स को तो क्या लिखते हैं? न्यूटन, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर, और Q क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम नीचे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम, और जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो nm स्क्वायर, और इस कूलाम को ऊपर ले जाएंगे तो c माइनस 1 हो जाएगा। ये इसका मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? nm स्क्वायर c माइनस 1। इसको डायरेक्ट याद करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो आप लिखेंगे nm स्क्वायर c माइनस 1, या फिर लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये आपका सीधा सा उत्तर हो जाता है। फिर बात करते हैं इसकी विमा की। इसकी विमा होती है m1 L3 t माइनस 3 a माइनस 1। m1 L1 L3 t माइनस 3 और a माइनस 1। इसको भी आप सीधे याद करेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, ये यहाँ पे t लगा देंगे, क्योंकि ये प्रति सेकंड कितना आवेश जाता है किसी भी पृष्ठ से वो होता है विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे ये t जो होता है ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा m1 L3 t माइनस 3 a माइनस 1। ये इसका हो जाएगा विमा। विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है? m1 L3 t माइनस 3 a माइनस 1। ये इसकी विमा हो गई। तो हमने आज पढ़ा है विद्युत फ्लक्स के बारे में, तो इसका थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं या शॉर्ट में देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई से इसको डिनोट करते हैं। अदिश राशि होती है एकांक पृष्ठ से कितना विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो कहलाएगा विद्युत फ्लक्स तीव्रता या घनत्व। सूत्र की स्थापना करेंगे EA cos थीटा। ए यहाँ पे क्षेत्रफल है, इसको आप S भी ले सकते हैं, कई बुक में S लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। मात्रा क्या होता है? nm स्क्वायर c माइनस 1, यह होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। nm स्क्वायर c माइनस 1 इसका मात्रक होता है। विमा क्या होती है? m1 L3 t माइनस 3 a माइनस 1। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं मोलरता। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं आवश्यकता। आवश्यकता क्या है, यानी कि मोलरता को क्यों पढ़ा जाता है। तो मोलरता विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक होती है। किसी भी विलयन के अंदर कोई पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ है या उसकी मात्रा कितनी है,
उसको प्रदर्शित करने के लिए हम प्रायः मोलरता का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोलों की संख्या घुली हुई है, उसे बोलते हैं मोलरता। यानी कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं और ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो हम परिभाषा देख चुके हैं। अब देखते हैं इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल M का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है कैपिटल M का प्रयोग करके। अब देखते हैं हमने क्या क्या देखा, इसकी आवश्यकता, फिर इसकी परिभाषा, फिर प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो आवश्यकता हम देख चुके विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए, परिभाषा देख चुके 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं इसका सूत्र। तो सूत्र हम इसको मोलरता को M से डिनोट करते हैं, तो हम M लिख लेते हैं। तो ये हो गए विलेय के मोलों की संख्या और बट्टे में आएगा विलयन लीटर में। तो इसका सूत्र क्या हो गया, जो हम इसमें विलेय यूज कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज में जो अधिक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। हम ये देख लेते हैं, विलेय क्या होता है, कम मात्रा में जो घुला हुआ होता है, और विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में घुला हुआ होता है। और इन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास प्राप्त होता है उसे बोलते हैं विलयन। अब इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि चीनी घुली हुई है पानी में। तो चीनी कम मात्रा में है, इसलिए ये क्या हो गया, विलेय। और पानी अधिक मात्रा में है, इसलिए ये अधिक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, विलायक। तो हम यहाँ पे विलेय देख रहे हैं, विलेय क्या है, जैसे यहाँ पे चीनी का उदाहरण है, जो कम मात्रा में है वो है विलेय। तो इसकी मोलों की संख्या आएगी, और जो विलयन होगा कुल उसको अगर लीटर में लिखेंगे तो वो बट्टे में चला जाएगा यहाँ पे सूत्र के अंदर। और फिर आगे देखते हैं कि जो मोलों की संख्या होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो विलेय हम यूज कर रहे हैं, तो विलेय का ग्राम में भार बटे इसका अणुभार। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, विलेय का ग्राम में भार और बटे में आएगा उसका अणुभार। तो अब इसका जो मोलरता का सूत्र है, अब ये जो मोलों की संख्या हमने यूज की है, इसका ये जो सूत्र है, अब इसको इस सूत्र में रख देते हैं। तो जो मोलरता होगी, मोलरता क्या प्राप्त हो जाएगी, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का भार, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं ग्राम में, इनटू मोलों की संख्या, तो यहाँ पे ये हो गई, और इसका अणुभार, और फिर जो बट्टे में ये विलयन का जो द्रव्यमान था लीटर के अंदर वो लिख देते हैं। तो इसमें विलयन आ जाएगा लीटर में। तो मोलरता का जो नया सूत्र हमारे पास प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार इनटू विलयन लीटर के अंदर। अब जो मोलरता का जो प्रदर्शन होता है वो विभिन्न प्रकार से करते हैं। इसको हम m/2 भी लिखते हैं, इसको हम m/10 भी लिखते हैं, m/100 भी लिखते हैं। तो m/2 होता है उसको बोलते हैं सेमी मोलर। ये m तो हो गया मोलर,
और m/2 हो गया सेमी मोलर, m/, हो गया डेसीमोलर, और जो m/100 है वो हो गया सेंटीमोलर। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोलरता के बारे में। तो मोलरता की आवश्यकता क्या है? विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए मोलरता का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन के अंदर घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र देखें तो सूत्र होगा M बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन लीटर में। फिर जो मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं उसका सूत्र होता है विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। तो अब ये जो मोलों की संख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे मोलों की संख्या को इस पे रखते हैं सूत्र में, तो जो हो जाएगा विलेय का भार, यहाँ पे हम विलेय जोड़ देंगे, विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार इनटू जो ये विलयन था लीटर के अंदर, वो एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसका जो प्रदर्शन का तरीका है वो हम विभिन्न प्रकार से करते हैं, जैसे m/2, m/10 और m/100। ये हो गया मोलर, ये हो गया सेमी मोलर, ये हो गया डेसीमोलर और ये हो गया सेंटीमोलर। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका सूत्र देख लिए, इसको विभिन्न प्रकार से जो प्रदर्शन के तरीके होते हैं वो देख लिए। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण हमारे पास है 4 ग्राम NaOH यानी कि कास्टिक सोडा 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, NaOH है वो कितना है 4 ग्राम, और 1 लीटर जो विलयन है हमारे पास वो है 1 लीटर। तो ये प्रश्न कह रहा है कि इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर या सॉल्यूशन लिखते हैं इस प्रकार से। इसका भार, सूत्र क्या देखा था हमने, सूत्र देख लीजिए। M का सूत्र होता है विलेय का ग्राम में भार बटे इसका अणुभार इनटू विलयन का आयतन, ये हो गया लीटर में। तो विलेय का ग्राम में भार हमारे को दे रखा है 4 ग्राम, तो हम लिख देंगे 4। अणुभार इसका कितना होता है 40। NaOH का अणुभार कितना होगा 40, और विलयन का जो आयतन दे रखा है वो कितना है 1 लीटर, तो 1, तो ये जाएगा 4/40, तो ये हो जाएगा 1/10। इसको m/10 लिख देंगे, यानी कि ये किस में आया डेसी के अंदर, डेसीमोलर। दूसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 12.6 ग्राम C2H2O2 डॉट 2H2O यानी कि क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल में 500 ग्राम जलीय विलयन की उपस्थिति है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलेय का ग्राम में भार कितना है 12.6 ग्राम। फिर जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, पहले विलयन देख लीजिए। विलयन दे रखा है 500 ग्राम। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार होता है 126। इसका अणुभार 126 होता है। तो अब इसको सूत्र में रखेंगे, ये रहा हमारा पास सूत्र। तो सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा,
12.6 बटा 126 इंटू 500। अब इसको लीटर में बदलेंगे तो 500 बटा 1000 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 500 गुणा 100 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा, ये आ गया, ये 10 बार गया, तो ये जाएगा 1/10। ये 2 भी है ना, 2/10, तो ये हो जाएगा 0.2 m, यानी कि 0.2 मोलर। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। मोलरता की परिभाषा, सूत्र सब सीख चुके हैं, और इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू। अब हम पढ़ते हैं मोलरता क्या होती है। तो मोलरता के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि मोलरता का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो वो होती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए मोलरता का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। यानी कि 1 किलोग्राम में कितना मोलों की संख्या विलेय की घुली हुई है, उसे मोलरता कहते हैं। अब बात आती है इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो होता है छोटा m। बड़ा M जो होता है वो होता है मोलरता, और जो छोटा m होता है इस प्रकार से वो होता है मोललता। तो बड़ा M जो होता है कैपिटल M वो होता है मोलरता, और जो छोटा m होता है वो होता है मोललता। अब यहाँ पे इसकी आवश्यकता देख लिए, परिभाषा देख लिए, और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो देख लिए। परिभाषा को ठीक से देख लीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता या मोलैलिटी कहते हैं। अब इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम विलायक। यहाँ पे मोल है तो ये हो गया मोल प्रति इकाई विलायक। प्रति इकाई किलोग्राम विलायक। यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेते हैं। अब बात करते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए, विलेय के मोलों की संख्या किसमें, 1 किलोग्राम विलायक में, तो हम क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का भार किलोग्राम में, केजी में। जो विलायक होगा वो किलोग्राम में होगा, और जो विलेय होगा उसके विलेय की मोलों की संख्या होगी ऊपर। तो ये सूत्र आ जाता है हमारे पास मोलरता का। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि ये ताप से प्रभावित होता है या नहीं होता है। ताप से प्रभावित नहीं होता है। ताप से प्रभावित क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें भार, जो विलायक है वो किलोग्राम में है, भार में है, इसलिए ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें मोलरता की, उसमें जो विलयन होता है वो होता है लीटर में,
और जो लीटर होता है यानी कि वो पानी की फॉर्मेट में है, यानी कि जलीय फॉर्मेट में है। तो अब अगर वो लिक्विड में है तो लिक्विड होगा तो ताप के कारण उसमें प्रसार होगा, यानी कि जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ने से क्या होता है, मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता में जो विलयन होता है लीटर में वो नीचे की तरफ आता है, तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर विलयन बढ़ गया यानी कि विलयन का आयतन बढ़ गया तो मोलरता का मान क्या होगा, वो कम हो जाता है। ये बिल्कुल विपरीत जो संबंध होता है वो दर्शाते हैं। ये बात कर रहे हैं मोलरता की, और हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मोललता। तो मोललता में क्या होता है, जो प्रभावित नहीं होता है किससे, ताप से। तो मोललता में ताप से प्रभावित नहीं होता है और मोलरता में ताप से प्रभावित होता है। इसके बाद हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखने के बाद इसको टॉपिक को क्लोज करते हैं। उदाहरण हम sbistudy.com से देख रहे हैं, आप भी वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक प्रश्न है हमारे पास 1.57, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, ताकि आप समझ जाएं कि फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट करते हैं और कैसे उसको हल करते हैं, वो चीज़ें समझ जाएं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है 1.57 मोल विलेय को 2.35 किलोग्राम जल में मिलाया जाता है, तो इस विलयन की मोललता क्या होगी। तो विलेय कितना है, विलेय दे रखा है 1.57 मोल, ठीक है। और विलायक कितना है, 2.35 kg, ये वाटर है यानी कि जल है। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो फिर इसकी मोललता क्या होगी, जो हमारे पास विलयन बनेगा उसकी मोललता क्या होगी। तो मोललता का सूत्र हमने क्या देखा था, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, ये किस में होगा, केजी में होगा। तो विलेय के मोल कितने दे रखे हैं 1.57 और विलायक का भार कितना दे रखा है 2.35। इन दोनों संख्याओं को रख के और जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 0.066, ये हो जाएगा मोलल। तो ये स्मॉल m से प्रदर्शित कर दिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.668 स्मॉल m। ये m दिखाता है कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं मोललता, ये प्रदर्शित करने का तरीका होता है। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि 124.2 ग्राम NaOH को 1 किलोग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता क्या है। तो इसमें विलेय क्या है, इसमें विलेय होगा NaOH, तो इसका भार कितना दे रखा है 124.2, और जल कितना यानी कि विलायक कितना दे रखा है 1 kg। अब सबसे पहले हम ये जो विलेय दे रखा है हमारे को ग्राम के अंदर, इसको हम बदलते हैं मोलों में, यानी कि कितने मोल। तो मोल का जो सूत्र होता है वो होता है ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। तो इसका ग्राम में भार कितना है 124.2 बटे इसका अणुभार कितना है, NaOH का अणुभार होगा 40। अब इसमें देखें तो Na का होता है 22.99, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1.01।
तो इसको मान सकते हैं 23 और इसको मान सकते हैं 1। इन जब NaOH इसका टोटल देखेंगे तो इसका जो अणुभार होगा वो आएगा 40। तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया और इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद हमारे पास जो मोलों की संख्या आएगी वो आएगी 3.105 मोल। अभी तक हमने सिर्फ विलय के मोल देखे हैं। अब मोललता के सूत्र में रखेंगे तो इस मोल बराबर क्या हो जाएगा, इसके जो विलय है उसके मोलों की संख्या 3.105 बटा इसका जो किलोग्राम में भार है विलायक का वो 1 है। तो ये हो जाएगा 3.105 m मोलल। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। तो आज के हम इस टॉपिक में देख रहे हैं समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इनके समर्थक कौन कौन थे। समाजवाद के समर्थक था USSR यानी कि रूस, और पूंजीवाद का समर्थक अभी तक भी है USA यानी कि अमेरिका। हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि भारत समाजवाद है या पूंजीवाद है, कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। तो स्टार्ट करते हैं। समाजवाद में क्या होता है, जो संसाधन होते हैं, आर्थिक संसाधन, उन पर नियंत्रण होता है केंद्र का या सरकार का। आर्थिक जो संसाधन होते हैं उन पे नियंत्रण होता है केंद्रीय सरकार का। इधर जो संसाधन होते हैं उन पर नियंत्रण किसका होता है, निजी क्षेत्र का होता है। निजी क्षेत्र होता है प्राइवेट क्षेत्र। प्राइवेट क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। तो आर्थिक संसाधनों पर यहाँ पे नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का और यहाँ पे होता है निजी का। दूसरा होता है कि इसमें जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो कीमत होती है उसका निर्धारण कौन करता है, तो वो करती है सरकार। यहाँ पे जो वस्तु या सेवा जो भी है उसका कीमत होती है उसका निर्धारण कौन करेगा, निजी क्षेत्र या बाजार की शक्तियाँ, बाजार की शक्तियाँ करेंगी। अब यहाँ पे जो समाज होता है, सोसाइटी होती है, उसके अंदर आर्थिक समानता पाई जाती है। यहाँ पे आर्थिक असमानता पाई जाती है। यहाँ पे जो समाज होगा यानी कि जो लोग होंगे, ये लोग हैं, इनमें सब में आर्थिक समानता होती है। अगर ये 50 रुपये कमा रहा है तो ये भी लगभग 50 रुपये कमाएगा, ये भी लगभग 50, ये लगभग 50। ये होता है समाजवाद में। अब पूंजीवाद में क्या होता है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। एक व्यक्ति कमा रहा है 50 रुपये, एक व्यक्ति कमा रहा है 5000 रुपये। ये होता है पूंजीवाद में। क्योंकि यहाँ पे जो सरकार नियंत्रण करती है समाजवाद के अंदर, तो इसलिए वो चाहती है कि जो लोग हों वो इक्वल रहें, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो आर्थिक समानता को ये निर्धारित करने का प्रयास करती है कि सब लोगों में आर्थिक समानता बनी रहे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ये जो सरकार जो काम कर रही है इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है जन कल्याण करना। और यहाँ पे जो निजी क्षेत्र काम कर रहा है यानी कि आर्थिक संसाधन किसके पास है, निजी क्षेत्र के पास, यानी कि फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ किसके पास है, निजी क्षेत्र के पास में। तो इसका जो मोटिव होता है यानी इसका मकसद क्या होता है, वो होता है लाभ कमाना। तो लाभ कमा रही है, इसका मतलब लोगों का शोषण भी करेगी। तो इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि लोगों का शोषण नहीं होता है, क्योंकि सरकार इसके अंदर बीच में रहती है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो। तो यहाँ पे शोषण नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है। हालांकि ये फैक्टर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शोषण के लिए तो जैसे USA है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के शोषण नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार के नियम कायदे बने हुए हैं, तो ये ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा केंद्र सरकार का, जो वस्तुओं की कीमत वो निर्धारित करेगी सरकार। यहाँ पे जो समाज होगा उसमें समानता पाई जाएगी, और जो सरकार काम कर रही है उसका जो मकसद होता है वो होता है जन कल्याण करना।
इसमें क्या होता है कि संसाधन, जो आर्थिक संसाधन है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहेंगे, यानी कि कंपनियां जो होंगी वो प्राइवेट होंगी। जो कीमत निर्धारण होती है वस्तुओं का या सेवाओं का, वो है बाजार की शक्तियाँ करेंगी। यहाँ पे जो समाज है उसमें जो व्यक्ति हैं उसमें असमानता पाई जाती है, और जो ये निजी क्षेत्र जो काम कर रहा है उसका जो मोटिव होता है वो है लाभ कमाना। तो भारत कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाता है? भारत समाजवाद को भी अपनाता है और पूंजीवाद को भी अपनाता है, यानी कि कई कई जगह पर भारत समाजवाद जैसी दिखता है और कई जगह पर भारत पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जैसा दिखता है। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है, यानी कि वहां पे देखिए भारत कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। संसाधन केंद्र सरकार के पास भी है, यानी कि जैसे बीएसएनएल कंपनी है, बीएसएनएल कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है। इसके अलावा जैसे जियो कंपनी है, ये कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। तो इसमें सरकार भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। कीमत का जो निर्धारण होते हैं वो बाजार की शक्तियाँ ही करती हैं, लेकिन बहुत चांस ऐसे होते हैं जब भारत सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि प्याज की कमी हो गई, प्याज की कमी हो गई मार्केट के अंदर और प्याज बहुत महंगा हो गया। अब वास्तविकता में क्या होगा, प्याज की कीमत क्या होगी ये बाजार की शक्ति निर्धारित करेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या करती है सरकार बीच में आती है और जो इसका स्टॉक वगैरह होता है उसको ना करने की सलाह देती है और कि जैसे तैसे इसको सस्ता करने का या इसके जो वास्तविक स्तर है उस पर लाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे बाजार की शक्तियाँ काम करती हैं। भारतीय जो समाज है उसमें असमानता पाई जाती है और भारत सरकार जो काम कर रही है वो जन कल्याण का काम कर रही है। जैसे जो बीएसएनएल है बहुत ही सस्ता नेट देती है, कॉलिंग देती है, तो ये एक तरह से जन कल्याण का कार्य कर रही है। लेकिन जो अदर कंपनी है जैसे जियो है, इनका जो मोटिव होता है वो सिर्फ एक ही होता है, लाभ कमाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ओके, थैंक यू।